बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये इत्तफाक है कि सईद नासिर साहब इधर हैं, हमारे सेक्रेटरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सरजील मेमन साहब इधर हैं, चौधरी मंजूर साहब भी हैं, और मैं बुनियादी तौर पर जो मेरे आने का सबब था वो नादरा के साथ हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का और हमारा एक जो सोशल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट है उनका एक मुआहदा पहले हुआ है। हमने ग़ालिबन जनवरी 2021 में एक मुआहदा किया था नादरा के साथ, और तकरीबन उसकी जो लागत है उस प्रोजेक्ट की वो इनिशियली जो अब तक है वो 1 अरब रुपए है, जिसमें से 50% हम उनको अदायगी कर चुके हैं और 50% पर आगे आहिस्ता आहिस्ता उनकी अदायगियाँ जो हम शुरू कर देंगे, शुरू हो जाएंगी। जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में अपनी तर्ज का एक बहुत ही मुनफरिद और नया प्रोजेक्ट है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मज़दूरों से वादे थे उसके मुताबिक है। और जब जनवरी में हमने मुआहदा किया तो हमारा टारगेट था 1 मई 2021 जो गुज़िश्ता बरस लेबर डे के मौके पर हम उस कार्ड का इजरा शुरू कर देंगे और मज़दूरों को कार्ड देना शुरू कर देंगे। और ये मैं आपके पास एक सैंपल ले आया हूँ, ये कार्ड है जो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का सैंपल है, जो अभी हम तकरीबन 37,000 के करीब जो है वो इशू भी कर चुके हैं। और ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक है, ये सैंपल्स हैं, लेकिन ये कार्ड हमने देना शुरू कर दिए। हमें जो इनिशियली जो टारगेट हमारा था, चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आसानी से आम लोगों की समझ में भी शायद वो नहीं आ रहा था, तो कई हमारे मीडिया के दोस्त हर जगह मुझे सवाल करते हैं कितने कार्ड इशू हुए, कितने हो गए। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू भी किया था तब भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट कोई 2, 4, 5 महीने का काम नहीं है, ये बहुत लंबा मंसूबा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके जो फ़वाइद हैं मज़दूरों तक जो पहुँचने हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ना मुझे ये कोई खुशफहमी थी कि ये 2-4 महीने में हो जाएगा, ना किसी और को हमने ये गलतफहमी में रखा इसमें। तो जो प्रॉब्लम हमें आया कि हमारे पास इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन कोई 6.25 लाख के करीब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं सोशल सिक्योरिटी में, 6.25 लाख के करीब। तो पहला हमारा टारगेट ये था कि उन 6.25 लाख लोगों को ये जो स्मार्ट कार्ड है ये हम इशू करें। लेकिन जो असल नंबर है जो मज़दूर काम कर रहे हैं इस वक्त सूबा सिंध में, उनकी तादाद 6 लाख से कई गुना ज़्यादा है। और चूँकि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, किसी सूबे में भी नहीं है, पंजाब ने भी हमारे बाद ये शुरू किया है, किसी सूबे में नहीं है, तो वो मैनुअल कार्ड लोगों को इशू किए जाते थे और उसकी बुनियाद पर वो जो बेनिफिट्स हैं उनको वो दिए जाते थे। और मैं ये बात मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि उस मैनुअल कार्ड की वजह से उस पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सारी लीकेजेस हैं और बहुत सारी करप्शन होती है, और बहुत सारे वो फ़वाइद जो जायज़ वर्कर्स तक पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे थे। तो पहले स्टेज पे हमने नादरा के साथ ये मुआहदा इसलिए किया कि नादरा के पास पूरे पाकिस्तान के शहरियों का डेटा मौजूद है, फैमिली ट्री मौजूद है। अगर ये कार्ड हम खुद से बनाते हैं तो हम नादरा के डेटा के साथ इसको सिंक्रोनाइज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने नादरा के साथ ये मुआहदा किया कि जो शनाख्ती कार्ड नादरा इस वक्त पाकिस्तानी शहरी को इशू करता है, एक तो आम शनाख्ती कार्ड है, कि स्मार्ट कार्ड है। इस स्मार्ट कार्ड के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे उसके अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो हमने जो कार्ड मज़दूर कार्ड के लिए चूज़ किया वो स्मार्ट कार्ड है। वो तमाम सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो किसी भी पाकिस्तानी को जारी होने वाले स्मार्ट कार्ड के अंदर हैं वो सब के सब इस मज़दूर कार्ड के अंदर मौजूद हैं। आगे चलकर यही मज़दूर कार्ड जो है जिसको मिलेगा ये उसके लिए एटीएम कार्ड भी होगा, और इसी की बुनियाद पर वो तमाम सहूलतें, बेनिफिट, फैसिलिटीज़ जो किसी मज़दूर को मिलती हैं वो इनको इस कार्ड की बुनियाद पर मिलेंगी। जो आज हमने मुआहदा साइन किया है वो उसका सबब क्या था, वो वजह क्या बनी कि इनिशियली नादरा ने ये कार्ड बना के देने थे और नादरा ने ये कार्ड बना के देना शुरू भी कर दिए। लेकिन चूंकि ये एक नया काम था हमारे सोशल सिक्योरिटी के लिए भी, तो हमारे पास जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे कि वो सारे कार्ड खुद से हम जल्द से जल्द कर सकते। तो हमें ज़रूरत इस बात की थी, इस पर हमने वर्किंग की, तो तकरीबन कोई 174 का स्टाफ हमें नया हायर करना था सिर्फ इन कार्ड्स को एंट्री करने के लिए और नादरा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है सेसी की, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि बजाय इसके कि हम इसकी हायरिंग करें, हम ये प्रोजेक्ट भी नादरा को दे देते हैं ताकि वही हायरिंग करें
اور وہی اس کام کو چلائیں، اس لیے کہ آگے چل کے شاید ہمیں پرابلم ہوتا اگر ہماری ہائرنگ ہوتی سیسی کی کہ وہ ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوں گے اور پھر وہ ٹرانسمٹ نادرا کو کریں گے، تو اگر اس میں کہیں کوئی پرابلم آیا تو ہم نادرا پہ ڈالیں گے الزام، نادرا ہم پہ ڈالے گا. تو ہم نے نادرا سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو کارڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی ہائرنگ آپ کریں اور وہ پیسے بھی ہم آپ کو دے دیا کریں گے، اور وہ ان کی تنخواہیں جو بھی آپ کرتے ہیں وہ پروجیکٹ کے اندر آپ اس کو ایڈ کر دیجئے. تو پہلے نادرا ریلیٹنٹ تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس پہ ایگری ہو گئے، وہ ایک معاہدہ ڈرافٹ ہوا، ایک میمورینڈم ہوا سائن، اور وہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کے لا ڈپارٹمنٹ نے ویٹ کیا، اس کو اوکے کیا، اور آج ہم نے نادرا ہیڈ کوارٹر میں آ کر آفیشلی فارملی وہ نادرا کے ساتھ سائن کر لیا. انہوں نے اور اس پہ تھوڑی ورکنگ کی، اور وہ جو نمبر 174 تھا وہ ریڈیوس ہو کے 162 جو ہے انیشلی وہ نمبر بنا ہے. تو اب نادرا ایک آدھ دن کے اندر وہ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اور 162 نئے لوگ اپوائنٹ کریں گے صرف اس پروجیکٹ کے لیے جو یہ مزدور کارڈ کا پروجیکٹ ہے صوبہ سندھ کے لیے. اس میں جو بات بنیادی طور پر بتانا ضروری ہے کہ ہم اس وقت سوشل سیکیورٹی میں جو بہت ساری سہولیات ورکرز کو دے رہے ہیں، اس میں بنیادی کام جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس اس وقت 5 جو ہے وہ بڑے ہاسپٹلز ہیں صوبہ سندھ میں، ہماری 42 ڈسپینسریز ہیں اور 7 ہمارے سرکلز ہیں جہاں پر یہ ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں. اس وقت جو مزدور رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس ایک مینول کارڈ ہے، اس کارڈ کو وہ لے کر جاتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹیز وہ لیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی اس طرح کا چیک نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کر سکیں، اور جو لوگ مس یوز کر رہے ہیں، جو ورکرز نہیں ہیں اور یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں، ان کو ہم چیک کر سکیں. اس کارڈ کے ذریعے یہ چیزیں ساری یقینی ہو جائیں گی، اور جہاں جہاں پر ہم فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پر ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا. یہ کارڈ لے کر کوئی بھی جائے گا تو اس کارڈ کو وہاں وہ سویپ کریں گے اور اسے پورا ڈیٹا اس کی فیملی کا آ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کو فیسلٹیز جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. تو میں نے جس طرح بتایا کہ ابھی ہم نے تقریباً 1 ارب روپے کا معاہدہ کیا نادرا کے ساتھ، تو یہ میں بتاتے ہوئے بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ 1 ارب جو آپ کو ہمیں بہت لگتا ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اگر یہ کام ہم کر جاتے ہیں تو شاید 1 ارب سے زیادہ پیسے ہمارے سیو ہو جائیں گے جو لیکیجز کی وجہ سے نکل جاتے ہیں سسٹم سے اور غلط اس کا استعمال ہوتا ہے. تو ٹرانسپیرنسی بنیادی طور پر اس کا جو ہے وہ مین عنصر ہے. اور دوسرا جو اس وقت ہمارے پاس 6.25 لاکھ ورکرز ہیں، وہ تعداد جو ہے وہ ایکچوئل تعداد نہیں ہے. اصل میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ ورکرز قانونی طور پر جن کو یہ بینیفٹس ملنے چاہیے وہ اس وقت ان فیسلٹیز کو لینے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ کارڈ ایشو کرنے کے بعد ہمارا اندازہ ہے کہ پہلے یہ 6,25,000 کا ڈیٹا جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ انٹائٹلڈ ہیں جن کو یہ نہیں مل رہی فیسلٹیز ان کو یہ کارڈز ملیں گے. اور پھر ایک اور فیصلہ جو سندھ حکومت نے کیا ہے پارٹی لیڈرشپ کی جو ویژن ہے اس کی روشنی میں، سندھ وہ پہلا صوبہ ہوگا کہ جہاں سوشل سیکیورٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ صرف انڈسٹریل اور صنعتی ورکر تک محدود نہیں ہوں گے. ہم یہ بینیفٹس اپنے صوبے میں کام کرنے والے ہر مزدور کو دیں گے، جو چاہے خود مزدوری کرتا ہے، چاہے کسی کے پاس ڈرائیور ہے، کوئی اپنی ریڑھی لگاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے. ہر وہ مزدور جو اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہے وہ یہ مزدور کارڈ لینے کا انٹائٹل ہوگا، اور اس کے بعد وہ تمام بینیفٹس جو ہم کسی بھی رجسٹرڈ ورکر کو دیتے ہیں یہ بینیفٹس ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کام 2-3 مہینوں میں ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے بہت ایک طویل ایک پروسیس ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے کہ 6.25 لاکھ کارڈ ابھی ایشو کر رہے ہیں، پھر جو رجسٹرڈ نہیں ان کو ایشو کرنے ہیں، پھر وہ نیا ایک فیز جو ہے جن کو نیا انکلوڈ کریں گے ہم لوگوں کو وہ اس کے اندر شامل ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب سے لے کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے اور ابھی آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان تھے تب بھی ہم نے مزدوروں کے لیے بہت کام کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہم نے سندھ حکومت نے یہ مزدور کارڈ کا اجرا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انقلابی کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ مکمل ہوگا میرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے، اور ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے. دوسری میری جو ملاقات تھی آج وہ ہوئی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں اوورسیز پاکستانیز کے اور ہیومن ریسورسز کے جناب ساجد توری صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان سے ملنے کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جو لیبر کا محکمہ ہے وہ ڈیوالو ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے EOBI
اور ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیوالو صوبوں کو نہیں ہو سکے ہیں. اچھا، سندھ حکومت نے اس میں بھی لیڈ لی ہوئی ہے اور ہم نے تمام محکمے بنا دیے ہیں. ہمارے پاس ورکر ویلفیئر فنڈ کا محکمہ ہے، قانون ہے. ہمارے پاس UBI کا محکمہ ہے، قانون ہے. ہم نے سندھ ورکر ویلفیئر بورڈ کا نیا قانون بنا دیا. ہم نے سوشل سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر ترامیم کی ہیں. اب جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، مائنز ورکرز ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، EOBI ہے، ان تمام محکموں کو مرج کریں گے اور ایک امبریلا لا بنائیں گے. اور وہ قانون جو ہے، وہ ادارہ جو ہے، یہ تمام سہولتیں جو ورکر ویلفیئر بورڈ دیتا ہے، جو مائنز ورکر ویلفیئر آرگنائزیشنز دیتی ہے یا سوشل سیکیورٹی دیتی ہے، EOBI دیتی ہے، وہ ایک جگہ ہو جائیں گے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہم دینا شروع کر دیں گے. تو آج منسٹر صاحب سے ہم نے یہ گزارش کی کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان محکموں کو ڈیوالو ہو جانا چاہیے تھا. سندھ حکومت نے پوری تیاری کر لی ہے. پنجاب نے بھی کافی ادارے اور قوانین بنا لیے ہیں. کچھ KP نے اور بلوچستان نے بنائے، لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں. لہٰذا ان دونوں اداروں کو آپ ڈیوالو کریں تاکہ سندھ حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں، جو منصوبے ہیں، جو پلاننگ ہے ورکر ویلفیئر کے لیے، ہم اس کے اوپر 100% عمل درآمد کرا سکیں. اور میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام جو سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، جب اس کے فوائد مزدوروں کو ملنا شروع ہوں گے تو کسی صوبائی حکومت کے پاس یا وفاقی حکومت کے پاس آپشن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو فالو نہ کریں. اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، جب مزدوروں کو اس کے فوائد ملیں گے تو پنجاب کا مزدور، KP کا مزدور، بلوچستان کا مزدور، اسلام آباد کا مزدور یہ مطالبہ کرے گا، یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جو سندھ حکومت اپنے مزدوروں کے لیے سہولتیں دے رہی ہے وہ ہمیں بھی دیں. تو آج بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے. اور ماضی میں جب فہمیدہ مرزا صاحبہ کے پاس وزارت تھی انٹر پروونشل کوارڈینیشن والی IPC کی، اور زلفی بخاری صاحب کے پاس یہ ساجد توری والا محکمہ تھا، تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش تو کیا بلکہ اس کو خراب کیا. اور میں نے بات ریکارڈ پر اسمبلی میں بھی کہی، CM صاحب کو سمری بھیجی، فیڈرل گورنمنٹ کو کنوے کیا، اور سندھ حکومت نے ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ CCI کے اندر غلط بے بنیاد جھوٹے منٹس میٹنگ کے بنا کر پیش کیے گئے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ چونکہ صوبے تیار نہیں ہیں اس لیے ان اداروں کو بھی ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صوبہ سندھ ابھی سے نہیں، پچھلے کئی برسوں سے ادارے بنا چکا ہے، قوانین بنا چکا ہے، اور ہم مکمل طور پر تیار تھے کہ ہم یہ کام کریں. اور ہمارے راستے میں رکاوٹ آ رہی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی تھی، اور ہم نے گزارش کی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بھی میں نے گزارش کی ہے، آج فیڈرل منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ جلد از جلد CCI کا اجلاس بلایا جائے. CCI کو گمراہ کر کے جو غلط فیصلہ کروایا گیا تھا کہ فی الحال ان محکموں کو ڈیوالو نہ کیا جائے جب تک صوبے تیار نہیں ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات تھی. صوبے تیار ہیں. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں موجود تھا، فہمیدہ مرزا صاحبہ نے میٹنگ چیئر کی تھی. پنجاب نے، سندھ نے، بلوچستان نے، 3 صوبوں نے سپورٹ کیا تھا کہ یہ محکمے ڈیوالو ہونے چاہیے. KPK کی کوئی ریزرویشنز تھی اور ہم اس کا بھی حل نکالنے کو تیار ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں. لیکن آئین کے تحت جو محکمے ڈیوالو ہو جانے چاہیے وہ ہونے ان کو ہر صورت میں کرنے پڑیں گے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ضد کی بات ہے. دیکھیں، ایک حکومت کو آپ نے ایک محکمہ دیا، سندھ حکومت نے اس کے اوپر اپنا پلان بنایا، ورکرز کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں ان کو انکریز کیا، اپنے نیٹ کو بڑھانے کے لیے کام کیا، نادرا کو انوالو کیا، ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آ گئے. اب اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ غیر آئینی اقدامات وفاقی حکومت کے سابقہ کہ وہ ڈیوالو نہیں کر رہے ہیں، لٹیگیشنز ہو رہی ہیں، عدالتوں میں کیسز ہیں، اربوں روپے سندھ حکومت کے جو ہیں وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ پیسہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم ان مزدوروں کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کو صحت کی بہتر سہولتیں دیں گے، ان کے جو دیگر بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر سکیں گے. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ نادرا کے ساتھ ہم نے وہ فائنل کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6,25,000 کے جو انیشل ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اگلے کچھ مہینوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے. اور اس کے لیے نادرا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ موبائل وینز بھی بھیجیں گے. جس فیکٹری کے اندر ملازمین کی تعداد ہزاروں میں ہے ان کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فیکٹری میں جا کر ان کے کارڈز بنائے جائیں گے، مختلف علاقوں میں ان کی موبائلز جائیں گی، وہاں پر کارڈز بنائے جائیں گے. اور ہفتے اور اتوار کو بھی یہ سہولت جاری رہے گی تاکہ اگر کوئی مزدور چھٹی نہیں کر سکتا، کوئی مالک اس کو چھٹی نہیں دیتا تو وہ چھٹی کے دن آ کر بھی اپنا کارڈ جو ہے وہ بنوا لے. تو یہ بہت بڑے انقلابی ایک اقدام تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا، جس کو ہم نے آگے بڑھایا ہے.
ये बुनियादी तौर पर जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोनों जो कुलीग हैं, मिनिस्टर्स हैं उनका, चौधरी मंजूर साहब का, हमारी सीएससी के कमिश्नर बैठे हैं, और हमारी जो गवर्निंग बॉडी है सोशल सिक्योरिटी की, उसके कुछ मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, और आज हमने ये एक बड़ा तारीखी काम जो है वो किया है। सर ये बता दें, जो हेल्थ कार्ड चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ, वो क्या रिप्लेस करेगा इस कार्ड को? देखें, हेल्थ कार्ड एक अलग चीज़ है और वो पैसा सूबाई हुकूमतों ने देना है। हेल्थ कार्ड के अंदर एक लिमिट है कि जी 10 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली जो है वो खर्च कर सकती है। आज भी सूबा सिंध में हर आदमी के लिए अनलिमिटेड हेल्थ की फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। खुदा न करे अगर किसी फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाए जिस पे 10 लाख से ज़्यादा खर्च होते हैं, तो आपका हेल्थ कार्ड किसी काम का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर तो हेल्थ कार्ड इतना इफेक्टिव होता तो पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से लोग आकर सिंध के अंदर मुफ्त इलाज नहीं करवाते। तो सिंध की हुकूमत आज भी हेल्थ कार्ड से बहुत आगे है। और ये जो कार्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ सेहत की सहूलतें नहीं हैं, इसके अंदर मजदूर के बच्चों की तालीम है, इसके अंदर मजदूर के बच्चों की शादी होती है उस पर ग्रांट है, इसके अंदर अगर किसी मजदूर की डेथ हो जाती है तो उसको ग्रांट दी जाती है, इसके अंदर मजदूर का बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है उसको स्कॉलरशिप दी जाती है, इसके अंदर अगर कोई मजदूर काम करते हुए माजूरी का शिकार हो जाए उसके पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल है। तो ये हेल्थ कार्ड का इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है उससे। कलम का मजदूर, हाँ, आपने बताया कि अभी नादरा के साथ आपका वायदा है, ये बहुत अच्छा काम है। वैसे तो क्या इसमें कोई, जैसे पहले आपने कहा है कि गलत कार्ड बन सकते थे इसलिए नादरा के साथ वायदा किया है, क्या ऐसे किसी गलत इकदाम को रोकने के लिए भी आपने कोई उसमें चेक एंड बैलेंस रखा है भाई, माजी की तरह उसमें कोई गलती ना हो ताकि मजदूर का हक न मारा? देखिए, एक तो बात यह है कि एक पेपर है जो मैं या हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हाथ से बना के दस्तखत करके दे देता है, उसमें और नादरा के इस कार्ड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत चले इस बात की गुंजाइश अगर हम रख भी लें कि इसके अंदर कुछ लोग गलत कार्ड बनवा लेंगे, लेकिन वो पकड़े जाएंगे। पहले जो है उसकी पकड़ नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें यह कि ये पकड़े जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जो कार्ड बनवाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो कार्ड बनाएगा उसको भी कार्रवाई उसके खिलाफ भी करेंगे, जो इदारे का शख्स होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मोर देन 90% इस बात के इम्कानात हैं कि कोई इसके अंदर गड़बड़ नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये अमाउंट कम नहीं है, 1 अरब रुपए हम दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये 1 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे हम 1 साल में बचा लेंगे, 1 साल में। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी लीकेजेस हैं। और अभी तक जितने कार्ड्स हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं, तकरीबन 30% कार्ड उसके अंदर जाली निकलते हैं, कोई कम नंबर नहीं है ये, 30%। अगर इसी परसेंटेज से हम जाएँ तो उसका मतलब ये है कि जो साल के अंदर बजट हम लगाते हैं इस काम पे, मजदूरों की फलाह पे, उसमें से 30% पैसे जो हैं वो गलत जा रहे हैं। तो अगर 30% हम बचाएंगे तो एक बहुत बड़ी सेविंग भी है और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर है। देखें, अभी तो जो बुनियादी इशू है ना हमारे साथ, वो ये है कि EOBI अभी तक बिल्कुल डिवॉल्व नहीं हुआ, ये 100% फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जो वर्कर वेलफेयर फंड है वो भी पार्शियली डिवॉल्व हुआ है, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं दे रहे हैं। वो कलेक्शन FBR का क्या ताल्लुक है कि वो जाकर वर्कर वेलफेयर फंड की कलेक्शन करें, वो कर रहे हैं। तो जब तक ये मुकम्मल तौर पर इशू रिजॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से आज मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, जब प्राइम मिनिस्टर कराची आए थे पहली मरतबा, तब उस मीटिंग में मैंने उनको याद दिलाया कि जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की थी और ये मुतालबा किया था, ये प्रेयर थी उनकी कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो डिवॉल्व किए जाएं सूबों को। ये शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस वक्त उन्होंने किया। तो मैंने उस मीटिंग में उनको याद कराया कि ये एक बहुत पेंडिंग इशू है, इसको हल कीजिए। अच्छी बात है कि उस मीटिंग के फ़ौरन बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लेबर डिपार्टमेंट को खत आया उसी मीटिंग के फॉलोअप में, और उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें मांगी जो हमने भेज दी हैं। आज फॉलोअप में आज हमने मीटिंग की है फेडरल मिनिस्टर के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो अप्रोच है, जो ख्यालात हैं प्राइम मिनिस्टर के या फेडरल गवर्नमेंट के, ये जो इशू है, ये उम्मीद है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो जो अम्ब्रेला लॉ की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम बना भी लें तो इम्प्लीमेंट उस पर हम नहीं कर सकेंगे। तो ये पहले होगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। दोनों कार्डों में फ़र्क क्या है? देखें, एक तो जो हमारा कानून है ना, उसमें मजदूर की डेफिनेशन मौजूद है पहले से, ठीक है जी। दूसरा,
जो हम एक नया काम जो करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वो मज़दूर जो खुद अपनी नौकरी करता है, मजदूरी करता है, किसी के घर में मुलाजमत करता है, कोई और काम करता है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। इसमें जो हम तरमीम करेंगे उसमें उसकी जो आमदन है महीने की, उसकी कोई लिमिट ज़रूर लगाएंगे कि जी इस लिमिट तक का जो आदमी है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है और इसमें उसको कंट्रीब्यूशन देना है, जिस तरह अभी कोई मजदूर दे रहा होता है। अच्छा, इसमें एक सवाल अक्सर जगहों पे आता है, कहीं और से भी आ जाएगा कि जी ये जो आप पैसे ले रहे हैं मजदूर से, क्यों ले रहे हैं? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इस मुल्क के गरीब तरीन लोगों के लिए जिनकी ज़रिया आमदनी नहीं है या बहुत कम है, ये बेसिकली उनके लिए। ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड जो है ये उनके लिए है जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो कमा रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन उसको वो सहूलतें जो बच्चों के लिए चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, वो अपने रिसोर्सेज में पूरा नहीं कर पाता है। तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उससे कंट्रीब्यूशन लेंगे। जितना कंट्रीब्यूशन वो हमें साल में देगा उससे ज़्यादा बेनिफिट वो हमसे हर महीने ले रहा होगा, हर महीने ले रहा होगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 10 लाख रुपये खर्चा होगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 2 बच्चों की पढ़ाई उठाएंगे तो बाकी, अगर किसी के 12 बच्चे होंगे तो 12 बच्चों की तालीम उठाएंगे। अगर किसी की फैमिली के ऊपर 5 करोड़ रुपये भी खर्च होंगे इलाज में तो हम करेंगे खर्च उसके ऊपर। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बेनिफिट होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये कार्ड इशू मिलना शुरू होंगे ना, तो आप देखिएगा कि किस तरह लोग आते हैं इस कार्ड को लेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है, हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट है कि ये काम हमने करना है। ये पार्टी का मंशूर है, ये शहीद बीबी का वादा था, और इंशाल्लाह ताला इसको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। सईद रानी साहब, इस पे मेरा एक सवाल है कि वो जो पैसा आप मजदूर कार्ड के जरिए जो कंट्रीब्यूशन मजदूरों से दिया जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान होगा? तो इसके साथ ये है कि नेक्स्ट बजट आ रहा है, उसके लिए भी इसकी एलोकेशन है कि आगे पास से चलाना। देखें, एक तो इस पूरे काम में हुकूमतों का पैसा कहीं नहीं है। आज भी ना फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर पैसा दे रही है और ना ही हमारी सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर पैसा दे रही है। ये बेसिकली तो कंट्रीब्यूशन है ना, जो या तो एम्प्लॉयर से आ रहा होता है या वर्कर से आएगा हमारे पास। बजट के अंदर इसकी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे इदारों का अपना बजट होता है, ये अपनी गवर्निंग बॉडी से बजट अप्रूव करवाते हैं और ये सारा कुछ होता है। जो कंट्रीब्यूशन की, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आज भी जो पैसा हमारे पास है, चाहे वर्कर वेलफेयर फंड के पास हो, चाहे सीसी के पास हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के जो ईओबीआई वगैरह के इदारे उनके पास हो, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और उनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनी हुई हैं। हमारे पास सूबा सिंध में वर्कर वेलफेयर बोर्ड हो या सोशल सिक्योरिटी हो, हम इसको बैंक में इन्वेस्ट करने के अलावा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट जो है वो हम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सिक्योर होते हैं और वही हम करते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा है और इसके लिए पैसे भी बहुत दरकार हैं, लेकिन इस पे जो वर्किंग हमने की हुई है, हमारे पास अच्छा खासा पैसा हमारा अदालतों में फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लिटिगेशन और ये जो कंट्रोवर्सी है बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसकी वजह से ये अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है और फिर डेफिनेटली उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी बनाएंगे, एक अच्छी ट्रांसपेरेंट कमेटी भी बनाएंगे जिसके अंदर इंडिपेंडेंट लोगों को भी रखेंगे, क्रेडिबल लोगों को भी रखेंगे, ताकि ये जो मजदूरों का पैसा है ये प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट हो, इसका अच्छा खासा रिटर्न आए और उसी की बुनियाद पर इस पूरे जो सिस्टम को हम चलाएंगे। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि सिंध में मजदूर की कम से कम उजरत कितनी है और सूबों में कितनी है, और दूसरा एक और चीज़ वजीर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके पास कोई ऐसा डाटा मौजूद है कि जो सेहत कार्ड वफाकी हुकूमत ने वो बनाया था आपके सूबे में, कितने लोग उसके वो बेनिफिशियरी हैं? अच्छा, पहला तो सवाल आपका क्या था? मिनिमम देखिए, मिनिमम वेज हमारे पास पहले तो 17,500 थी और उसको बढ़ाने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है, सारे सूबों के पास है। हर सूबे में कानून के मुताबिक एक मिनिमम वेज बोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर सरकारी लोग भी होते हैं, जिसके अंदर मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे होते हैं। वो जो मिनिमम वेज बोर्ड है वो जायज़ा लेता है मार्केट का, उसकी बुनियाद पर तजवीज़ करता है कि जिस तरह से तनख्वाह होनी चाहिए। आपके इल्म में है कि पिछले साल सिंध हुकूमत ने मिनिमम वेज जो है वो 25,000 रुपये कर दी थी। बाकी सूबों ने, किसी ने 21 की, किसी ने 22 की, 25 किसी ने नहीं की। हमारे यहाँ कुछ जो लोग थे वो अदालतों में चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सिंध हुकूमत के हक़ में था कि 25,000 रुपये मिनिमम वेज ठीक है, लेकिन इसका कुछ जो कुछ आप ये समझिए टेक्निकल कुछ फ्लॉज थे उसको आप ठीक कर लीजिए। फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील हुई
और उस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत का जो वो नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, और अभी हम उसके अंदर मराइल में थे ही, तो ये गवर्नमेंट चेंज हो गई, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद हमें खुशी है कि सिंध हुकूमत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कह दिया। अब ये सूबाई हुकूमतों की ड्यूटी है कि वो अपने जो मिनिमम वेज बोर्ड्स हैं, वो जो एक प्रोसेस है कानून के मुताबिक, उसको वो मुकम्मल करें। हम तकरीबन ये मुकम्मल कर चुके हैं, और अगले कुछ दिनों में या एक आध हफ्ते में हमारे यहाँ से जो मिनिमम वेज बोर्ड है वहाँ से सिफारिश आ जाएगी, उसके बाद कैबिनेट इसको अप्रूव करना होता है, तो हमारे यहाँ 25,000 होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये भी एक अक्सर सवाल लोग करते थे कि जी आपने अचानक से 25 क्यों कर दिया। एक वक्त था जब डॉलर 100 रुपये का था और मिनिमम वेज जो है वो 16,000 रुपये थी, तो ये $160 पे मिनिमम वेज बनती थी। हमने जब 25,000 मिनिमम वेज की तो हमने भी उस वक्त $160 को ही बेस बनाया, हालांकि डॉलर तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो हमने $160 की जो कन्वर्जन थी वो की, तो 25,000 बनी, तो हमने मिनिमम वेज 25,000 कर दी। लेकिन आज जब मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, अगर $160 को ये मिनिमम वेज आप बनाएं तो तकरीबन 30,000 रुपये के करीब मिनिमम वेज बनती है। हम तो समझते हैं कि इसके अंदर मजीद आगे आने वाले दिनों में इजाफा होना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब वो हुकूमत से बैठ के खुद फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो 25,000 करेंगे। बाकी हेल्थ कार्ड का आप दे देंगे जवाब। शुक्रिया जी वकार साहब, जो आपने हेल्थ कार्ड की बात की। हेल्थ कार्ड में सिंध गवर्नमेंट के पास तो इस तरह का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को देख रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि हम किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी इनिशिएटिव को, जो कि पब्लिकली उसको वैसे तो मुखालफत नहीं करते, लेकिन अगर आप बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स के लिए हो रहा है, उससे बेहतर कि वही पैसा उन हॉस्पिटल्स पे खर्च किया जाए, और उन हॉस्पिटल्स को इतना अच्छा किया जाए कि हर शहरी उसको यूटिलाइज कर सके। क्योंकि ये आम तौर पे बात है, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्थ सेक्टर है उसमें उसको बेहतर किया, और उस हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इलाज के लिए सिंध के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आते हैं। आज भी हमारा जो साइबर नाइफ प्रोजेक्ट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। साइबर नाइफ में एक पेशेंट, अगर साइबर नाइफ यूएसए में भी है, एक पेशेंट अगर यूएसए में वो इलाज करवाता है तो $25,000, चाहे वो यूएस सिटीजन हो, ही हैज टू पे, उसको देना पड़ता है। लेकिन वही साइबर नाइफ उसी टेक्नोलॉजी का जब आप कराची के जेपीएमसी में करवाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वहाँ की फिगर ये है कि वहाँ पे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से लेकिन बाहर से भी लोग जो है वो आके इलाज कराते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ही है कि आप हॉस्पिटल को इतना बेहतर करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इतना बेहतर करें कि हर शहरी उसको फ़ायदा ले सके। लेकिन अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को चीज़ देंगे, एक कार्ड देंगे, तो सिर्फ वही लोग जो है वो सेहत की सहूलियत ले सकेंगे। शकील साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि कब्ल से इंतखाबात की बातें हो रही हैं, आप क्या चाहते हैं, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है इंतखाबात का? दूसरा सर, महंगाई के हवाले से बात चल रही है कि महंगाई के हवाले से आप क्या चाहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाए, और गुज़श्ता रोज़ 63 में की तशरीह लाइव सुप्रीम कोर्ट ने की, पीपल्स पार्टी ने अभी तक उसके ऊपर कोई मुस्तैद नहीं किया। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आपके 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल था आपका इंतखाबात का। पीपल्स पार्टी का एक क्लियर स्लोगन है, हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हम चाहते हैं कि जी पहले जो रिफॉर्म्स होने, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पहले वो हो जाएं, जो असल शक्ल है इसकी और पाकिस्तान के जो डेमोग्राफी है उसको देखकर जो पहले एक मैकेनिज्म था उसको आप ले आएँ इंतखाबात के। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है तो उसमें ज़रूर बेहतरी ले आएँ कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम इलेक्शन के लिए 24 घंटे तैयार हैं, हमें सिर्फ पहले इस्लाहात करनी है, जो आईनी तरामीम करनी है वो उसमें हो जाए। सेकंड क्वेश्चन था आपका रिगार्डिंग पेट्रोलियम प्राइसेस पे। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती, कोई भी गवर्नमेंट हो कि आवाम पे कोई बोझ हो। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की जो हुकूमत, उसने कुछ ऐसे मुआहदे किए इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, IMF के साथ, जिसमें उन मुआहदों में जो पैसे उनको मिले उस पर कंडीशंस थी। अगर आप किसी से बैंक से भी कोई इंडिविजुअल भी आप उधार लेते हो तो उसमें बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको पूरी करनी होती हैं। जो कंडीशंस थी जो कि पीटीआई हुकूमत ने उनसे तय की हुई थी वो उन्होंने नहीं पूरी की, क्योंकि उनको पता था कि ये अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, या तो फिर आप वो एग्रीमेंट उनसे ना करते वो। अब आपने पाकिस्तान को एक नैच पे पहुंचा दिया है कि कंफ्यूजन की पोजीशन है और आपकी इकॉनमी जो है इस वक्त
وہ फ्रेजाइल है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मुल्क में स्टेबिलिटी हो, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी मुल्क में हैं वो एक नुक्ते पर पहले खड़े हो जाएं कि इस मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। उसके लिए आपने अनसर्टेनिटी नहीं करनी होगी, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हों कि आगे मुल्क की इकॉनमी किस तरह चलनी है, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं, और हम सबको फर्स्ट प्रायोरिटी मुल्क की होनी चाहिए। खुदा न खास्ता जो जिस तरह का वो मॉडल छोड़ के गए थे, वो तो श्रीलंका की मॉडल छोड़ के गए थे। अल्लाह ना करे इस मुल्क में कभी उस तरह के हालात हों, लेकिन मैं बहुत एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किसी भी सूरत में जो है वो कुछ मुश्किल फैसले शायद करने पड़े। तीसरा आपका जो सवाल था वो था जो कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई है। मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी, और जहाँ तक जो मुझे एक तासुर लिया है तो आईनी माहिरीन भी देखेंगे कि क्या ये जजमेंट आइन के किसी शख्स से मुतसादिम तो नहीं है, क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर आपने कल को ये इस तरह की कोई बाइंडिंग कर दी कि वो वोट काउंट नहीं होगा, तो फिर तो कल किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकेगा। फिर तो एक दफा जो गवर्नमेंट आ गई, फिर वो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करे, उसकी पॉलिसीज जो है वो मुल्क को खुदा न खादा डुबोने के लिए भी हो, तो उसको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इज़हार राय होती है। किसी वक्त भी जमहूरियत में, या आप खुदा न खादा किसी डिक्टेटर के दौर में नहीं बैठेंगे जी एक प्राइम मिनिस्टर है और सब ने उनको यस सर करना है। अगर उसके कितने भी मेंबर, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सिर्फ मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पीएमएलएन का भी हो, पीपल्स पार्टी के मेंबरान भी हो, अगर वो समझते हैं कि जी एक शख्स जो है एक ओहदे पे बैठा हुआ है और वो गलत फैसले कर रहा है, उसके फैसले अनपॉपुलर हैं, वो अवाम के हक में नहीं है और वो गलत राह पे चल रहा है, तो ये तो नहीं है कि जी कि अब कोई भी मेंबर उस पर एतराज नहीं कर सकता, उस पर अदम एतमाद नहीं कर सकता। ये जमहूरियत में, जमहूरी मुआशरे में इस तरह के अदम एतमाद हमेशा होते हैं और होने चाहिए, ये मेरी राय है। हमेशा इस तरह के उनको इज़हार राय होनी चाहिए। अगर सिंध में भी चीफ मिनिस्टर कोई कल को कोई गैर पॉपुलर फैसले करता है, तो पीपल्स पार्टी के एमपीज को ये इख्तियार होना चाहिए कि जी आपके फैसले से हम आपसे मुतफिक नहीं है। हमेशा असेंबलियों के टाइम होते हैं 5 साल के, प्राइम मिनिस्टर का टाइम कभी 5 साल का नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर जो है वो किसी वक्त भी जब उस पे हाउस की उसकी मेजोरिटी खो जाए, वो उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है जी, 5 साल का। तो मकसद ये कहने का कि ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ इस फैसले का, मैं कोई अदालती किसी चीज पे खुदा न खास्ता तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। डेमोक्रेटिक मुआशरों में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी कहते ही इसको है कि मुझे आपसे इख्तिलाफ है, मैं आपसे अलग हो गया। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया हुआ है कि जी आपने हर सूरत में आप बाउंड होगा, अगर आपके मेरे गलत फैसले पे भी आपको हाँ करना है, और फिर आप फिर इस्लाहत कैसे लेके। एक मैं जरा इसमें ऐड कर दूं, एक चीज मैं एक चीज ऐड कर दूं, एक सेकंड मैं जरा नहीं मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं। देखें, अभी रिसेंटली, पुरानी बात ही नहीं करता हूँ मैं, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का चला चक्कर, तो पीटीआई के स्पीकर ने और लोगों ने कहना शुरू किया कि जी हम इनको वोट डालने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता है। इस बात को यकीनी बनाया कि वोट डालने की इजाज़त सबको होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जो हैं खालिद जावेद खान, ये रेफरेंस हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में उनकी ये राय थी कि मेंबर को वोट डालने का हक है, वोट वो डाल सकता है, वोट डालने से रोकने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने पिछले साल एक और सदारती रेफरेंस पर, एक भाई मैं बता दूं मेरी नुक्ता नज़र है, ये फैसला नहीं है, ये राय है। आर्टिकल 186 में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देती है। अब उस पर उसका कितना वो इम्प्लीमेंट होना है नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो राय लेते हैं। ये इस तरह का कोई मुकदमा नहीं होता कि वो चीज़ हो। सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे पिछले साल, तो पीटीआई की हुकूमत का ये कहना था कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, इसलिए कि हमारे लोग हैं वो वोट देते हैं, ज़मीर बिकते हैं, पैसे लगते हैं, सब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे गए, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आइन के तहत ये इलेक्शन होते हैं और ये सारे इलेक्शन सीक्रेट होने चाहिए। तो ये जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें तो खुफिया वायलेट होता है, उसमें तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया।
یہ جو الیکشنز ہیں چیف منسٹر کے, پرائم منسٹر کے, جو آرٹیکل 63 والی بات ہو رہی ہے وہ تو سارے اوپن ہیں. اس میں تو اگر کوئی آدمی ووٹ نہیں دیتا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے دیا, فلاں آدمی نے نہیں دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے بھی تھوڑا سا ذرا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک دن کچھ اور ہے دوسرے دن کوئی اور کیوں ہے. اس فیصلے کو جن 5 ججز نے کیا ہے اس میں 2 نے اختلاف کیا ہے, اور وہ بھی پڑھنے جیسی بات ہے. ٹھیک ہے, اکثریتی رائے جو کہتی ہے اسی کو مانا جاتا ہے, لیکن 2 ججز کا نقطہ نظر مختلف ہے. جو فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف آیا تھا شاید یہی 5 جج تھے اس میں بھی, یا کوئی ایک آدھ الگ ہوگا, میں خالی شاید یہی تھے, یہی 5 جج تھے. ان 5 ججز کا 5-0 کا ڈیسیشن تھا. عمران خان نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا ججز کے خلاف, اور پتہ نہیں آج تک کمپین چلی میں نے کیا جرم کیا, میں نے کیا جرم کیا. بھائی تو نے آئین توڑ دیا تھا تو کیا جرم کیا کیا. تو اس فیصلے کو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. ہم اس فیصلے کو, رائے کو سپریم کورٹ کی ہمیں پسند ہو ناپسند ہو مانتے, لیکن جس طرح بات شجیل نے کہی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کل پاگل وزیر اعظم عمران خان جیسا آ گیا اور اس کو 2/3 اکثریت مل گئی اور وہ کہہ دے کہ جی جس کا قد 6 فٹ 5 انچ ہوگا اس ملک میں اس کو پھانسی لگائی جائے گی, یا وہ کہہ دے کہ اس ملک کا کوئی آدمی اگر وزیر اعظم کے خلاف ایک لفظ کہے گا تو اس کو گولی مار دی جائے گی, اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی, تو کیا اس 2/3 اکثریت کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی ہمارا پرائم منسٹر پاگل ہو گیا ہے لہٰذا ہم بھائی اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ تو اس کی سزا تو ہے نا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے ٹکٹ پہ بندہ جیت کر آیا, شجیل پارٹی کے ٹکٹ پہ ہے, میں پارٹی کے ٹکٹ پہ ہوں, ناصر پارٹی کے ٹکٹ پہ ہے. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے, جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے, آئین کے خلاف ہے, تو ہم اگر یہ کہیں کہ جب پارٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے تو اس کی سزا ہے, ہماری سیٹ چلی جائے گی, ہم ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو اس سے زیادہ پابندیاں اور کیا لگانا چاہتے ہیں, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آئی. بہرحال ایک رائے آ گئی ہے سپریم کورٹ کی, لیکن نہیں اس میں تھوڑی جو سعید صاحب نے ایک بات کی, جب یہ اسی کا میں حوالہ لے رہا ہوں, جب یہ کیس چل رہا تھا خالد جاوید صاحب تھے ایڈوکیٹ جنرل, اٹارنی جنرل سوری, انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک یقین دہانی کرائی تھی اگر آپ کو یاد ہو اسی کیس کے ہیئرنگ میں کہ جی ہر ممبر کو ووٹ بھی جانے کی اجازت ہوگی, ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا, کیونکہ اور آپ سارے اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں اور آپ اسلام آباد کے جرنلسٹ نے کورٹ کو ہمیشہ کور بھی کیا ہے, تو آپ اس کے وٹنس بھی ہیں. اور ہمیشہ کورٹ کا کیا ہوتا ہے کورٹ کچہری میں کہ جو پارٹی کیس لے کر آئی ہے اگر وہی پارٹی خود یقین دہانی کروا رہی ہے کہ جی ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا, اور اگر وہ اس یقین دہانی پہ اس وقت بھی آبجیکشن آ سکتے تھے جی کہ ووٹ کیسے کاؤنٹ ہوگا. تو یہ فیصلہ میرے خیال سے کہ آئین میں بھی دیکھا جائے گا کہ آئین کے کسی شخص سے یہ تصادم نہیں کر رہا ہے یا کر رہا ہے, میرے خیال سے کر رہا ہے. نمبر 2 کہ یہ پھر جو سعید صاحب نے دوسری مثال دی سینٹ کی, تو سینٹ میں اگر گورنمنٹ کے پاس پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس اکثریت نہیں تھی تو ان کو وہ ووٹ بھی کاؤنٹ ہو گئے, 1-2 بلز میں اس طرح ہوا جو کہ اپوزیشن کے تھے, تو پھر وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کہ صرف جو سیکریٹ ووٹ ہے اس میں کاؤنٹنگ ہو جائے گی, اس میں کوئی اگر غلط کر لے اور اوپن ووٹ بھی نہیں ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزوں سے اس کا تصادم ہوگا. حکومت کو چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ فوری طور پر اس کی ریویو پہ جائے, اور جیسے گورنمنٹ پہلے ایک ریکویسٹ کر رہی تھی ساری مختلف پولیٹیکل پارٹیز, اگر کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. نہیں صدارتی ریفرنس کو ریویو پہ نہیں جا سکتا, لیکن کوئی نہ کوئی اس میں نکالنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی اس کا آئینی حل نکالنا پڑے گا, ورنہ یہ ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ الٹیمیٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہر ملک میں مہذب جمہوری ملک میں الٹیمیٹ پاور نہیں ہوتا ہے, ایک اظہار رائے ہوتی ہے. یہ تو پھر کل کو کوئی بھی پرائم منسٹر ہو گیا وہ سب کے لیے عذاب بن جائے گا, چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو. اظہار اختلاف جو ہے وہ ڈیموکریسی کا حسن ہے, وہ کنٹینیو ہونا چاہیے. اس فیصلے کو میں سب خیال سے اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو اب کیا فیصلہ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جو بھی لا ایکسپرٹس ہیں. شاکر دیکھیں جی وہ تو لا ایکسپرٹس بتائیں گے اور الیکشن کمیشن بتائے گا, کیونکہ اب اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی کافی چیزیں دیکھنی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی بحران نہیں ہونا چاہیے. اس فیصلے سے ذاتی طور پر میں کہوں کہ جی مجھے ایک
डेमोक्रेसी के एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे इस पे बड़े खदशात हैं कि ये फैसला जो है वो आइन से तसादुम कर रहा है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस का शिक आइन में मौजूद है। अगर नो कॉन्फिडेंस की शिक आइन में मौजूद है और आइन इजाजत देता है नो कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो कल को मकसद के किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस नहीं डाल सकते, क्योंकि एक दफा वो आ गया, चुन गया, अगर उसके पास मेजॉरिटी है तो कोई मेंबर उसका जो है डिफेक्शन नहीं कर सकते। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, बट ये मुल्क के लिए और डेमोक्रेसी के लिए मैं समझता हूं कि ये बेहतर नहीं है। इसमें हम गुजारिश करेंगे अगर कोई नतीजा निकल सके या इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह इंटरप्रेट करती है तो वो चीजें सामने आएगी। मलिक से बोल टीवी थे मतलब मेरा सवाल ये है कि हमेशा आज तक हमने देखा है जब भी हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा जब उनके मुफाद में नहीं हुआ तो लोटाक्रेसी की मुखालफत की और उसके खात्मे की बात। अगर हम पिछले कुछ अरसे से देखें तो हमें पीपल्स पार्टी स्पेशली जो है वो लोटों की हमायत करते हुए नजर आ रही है। तो इस पे क्या वजह है कि अभी तक आप कानून साजी भी नहीं कर सके लोटों के हवाले से, और फिर उसके बाद आज आपको उनके हम हक में जो दलाल भी देंगे, तो इस पे क्या? देखिए आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, मैं इसको तफसीली से जवाब दूंगा। अच्छा हुआ क्यों मुझे एक चीज बोलने का मौका भी मिल गया। लोटाक्रेसी की जो बात आपने की, इस पूरे टेन्योर में इसकी शुरुआत किसने की? इमरान खान ने। पीटीआई में 90% सारे लोटे आए, उसको भी छोड़ दे, चले जी वो आ गए, आजाद जीत कर आ गए। पंजाब में जब अभी इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुई थी, पीएमएलएन के एमपीएस मिले इमरान खान साहब से, जिसमें 7 एमपीएस मिले। पहले 15 की भी खबर है कि 15 बनी गाला में मिले, वो डॉन में रिपोर्ट हुई थी। पहले 15 मिले, फिर 7 एमपीएस मिले इमरान खान साहब के साथ, और उसकी बाकायदा पिक्चर रिलीज हुई। अभी आप गूगल कर दें, आ जाएगी सामने आपको। अगर इमरान खान पीएमएलएन के एमपीएस से मिलता है और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं बोजदार साहब की, तब ये चीज जायज हो गई। और अगर पीटीआई के एमपीएस वो अगर अपनी हुकूमत से नाराज होते हैं, हुकूमत की नाअहली की वजह से नाराज होते हैं, तो वो गुनाह हो गया। इस लोटाक्रेसी की शुरुआत इमरान खान ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना झूठ के बोलने के इतने माहिर हैं खान साहब, और झूठा नैरेटिव को बिल्डअप करने के इतने माहिर, ये उनकी एक्सपर्टीज है। मैं इस चीज में उनको एक सलाम करूंगा, जो क्योंकि दुश्मन या तो नहीं है लेकिन हमारा मुखालिफ है, मुखालिफ की भी जो अच्छी बात है उसको आप मानना चाहिए। तो नहीं, एक सलाहियत है उसकी वो सलाहियत है कि वो झूठ बोलने में या झूठा नैरेटिव को वो लोगों में पैदा करने में और उसको पहुंचाने में उनकी एक्सपर्टी है। इस वक्त वो सिर्फ मुल्क में झूठ बेच रहे हैं। एक दिन सुप्रीम कोर्ट को पूछते हैं कि 12 बजे क्यों कोर्ट खोली, दूसरे दिन वो किसी और डिसीजन पे वाह कर रहे थे, कोर्ट को सलाम करता हूँ। हर चीज में उनका जो है पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, वो झूठे नैरेटिव पे चल रही है, और वो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, और ये झूठ भी चंद दिन रहेगा, ये जो इस वक्त बबल चल रहा है, मैं समझता हूँ महीने डेढ़ के बाद लोगों को समझ में आ जाएगी, और मैं समझता हूँ कि लोगों को फिर ये फैसला करने में आसानी होगी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस्लाहात के बाद इलेक्शन, क्या दूसरी जो हुकूमती में जमातें हैं वो भी यही चाहती हैं? क्योंकि हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि फॉर इलेक्शन। देखिए जी, मैं समझता हूं कि हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो वोटों के जरिए पार्लियामेंट में आती है, जो धांधली के जरिए पार्लियामेंट में नहीं आती, वो चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात हो। सिर्फ वो पार्टियां जिनके पास कोई ट्रिक्स होती हैं या जिन्होंने कोई किसी और चीज में माहिरी उनके पास महारत होती है, वो चाहती है कि जी इस तरह के इलेक्शन हो कि पता भी ना चले कि कौन जीता कौन हारा, कंप्यूटर बैठ के रिजल्ट बनाता रहे, अवाम ने वोट दिया या ना दिया हो। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं 100% के इंतखाबात की इस्लाहत हों, और अवाम का जो वोट है, अवाम जिसको भी जितवाए, फैसला अवाम के पास होना चाहिए, किसी कंप्यूटर के पास नहीं होना चाहिए या किसी ऐसे आदमी के पास नहीं होना चाहिए जिसको पता नहीं है कि मुल्क के मसाइल क्या है। मैं कहता हूं कि जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं उन सब के लिए बहुत हमें इज्जत है, और वो पाकिस्तान का असासा है, हमारे जितने भी इस तरह के एक्सपेट्रिएट्स हैं। लेकिन जिनको ये पता नहीं कि लोड शेडिंग मुल्क में कितना घंटे हो रही है उस इलाके में, जिनको ये पता नहीं है कि उनको पानी पीने का मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या जिनको और मसाइल का पता हो, उनको आप अगर आप इजाजत देंगे जी कि वो बैठ के आपके फैसले करें, तो डेफिनेटली उसमें मैं थोड़ा इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूं। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात क्या हो रही है कि पिछले साल में पीटीआई ने जबरदस्ती कुछ बुलडोज करके इलेक्शंस के रिफॉर्म्स कर दिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसी कानून साजी है या आइन साजी है या उसमें जो भी तरामीम आप करें, जिसमें हर सियासी जमात स्टेक होल्डर है।
हर पाकिस्तानी वोटर जो इसका स्टेक होल्डर है। आप अगर यकतरफा गलत तरीके से बुलडोज करके इलेक्शन के कवानीन को चेंज करेंगे तो वो मुतनाज़ा थे, मुतनाज़ा हैं और मुतनाज़ा रहेंगे। अब अगर आज के मौजूदा इलेक्शन कवानीन के तहत इलेक्शन होते हैं तो वो किसी भी तौर पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो वो कानून साजी जो बदनीयती की बुनियाद पर पीटीआई ने की है इलेक्शन को आलूदा बनाने के लिए, इलेक्शन के अमल को आलूदा बनाने के लिए, उसको हम अंडू करें, उसको ख़त्म करें ताकि वो बदमाशी और धांधली वाला रास्ता बंद हो। तभी जाकर के इलेक्शन ऐसे होंगे ना जिसको सब तस्लीम कर लें। वरना इमरान खान तो चैंपियन है, जिस इलेक्शन में हारता है उसको भी मानता ही नहीं है वो। आप 10 इलेक्शन करा लें, वो 10 में हारेगा और मानेगा ही नहीं, फिर ये तमाशा चलता रहेगा। तो जो आप कह रहे हैं ना कि माहौल नहीं, लेकिन माहौल की कोई बात नहीं है। ये एक टोला है अनापरस्त, हट धर्म, घमंड, नालायक, नाहिल सिलेक्टरों का, जो चाहते हैं कि किसी तरह से इस मुल्क में अनारकी हो और यहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो, वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी 70% जिन लोगों को वोट पड़ा है 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन में भी, वो तो हुकूमत में बैठे में। तो 70% को ये नहीं मार रहे, 30% तमाशा कर रहे हैं और आपके माहौल बन रहा। भाई कोई माहौल नहीं है। इमरान खान कहता है जो 30% भी नहीं है। तो इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला और इमरान खान हारेगा बुरी तरह से और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। देखिए जी, इसमें सिंध के साथ बाकायदा जाती हो रही है पानी में, और सिंध का पानी जो है वो चोरी भी हो रहा है। और ये भी हकीकत है कि पानी की सप्लाई भी ऊपर से कम है, लेकिन उस पर हर प्लेटफॉर्म पे एहतजाज किया गया है, डिमांड की गई है, अपील की गई है। वज़ीर आला साहब ने, मिनिस्टर इरिगेशन ने, और जो इस्सा के मेंबर हैं सिंध में, उन जो नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने सबने किया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि सिंध, हम लोग कहते हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज का फॉर्मूला भी जो हर सूबे का होता है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी देखिए, ये सारी मैनेजमेंट का काम है इरसा का। ये सारी इरसा का काम है कि वो प्रॉपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर इरसा नहीं कर रही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इरसा के ऊपर आती है कि सबके साथ एक ही तरीके से जो है वो सलूक होना चाहिए। ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल टेल पे प्रोविंसेस हैं उनको पानी कम मिले और जो पहले प्रोविंसेस आते हैं उनको पानी ज्यादा मिले। हम चाहते थे, हम कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आबाद हो इंशाल्लाह। जिसके पास भी सारी जमीन है, अल्लाह करे सबकी जमीन आबाद हो, लेकिन मैं अपनी आबादी के लिए अपने पड़ोसी का पानी जो है वो हक ना खाऊं। जो पानी मुझे जितना मिल रहा है उसके में मुनसिफाना जो है वो तकसीम हो। हमारी सिर्फ और सिर्फ ये अपील है। इसमें देखें एक सेकंड से, इसमें एक वाटर अकॉर्ड है जो हालांकि केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ, लेकिन हम एक ही डॉक्यूमेंट जिसमें हम सब हमारे पास मौजूद है। सिंध हुकूमत का बिल्कुल वाज़ेह और सीधा मौक़िफ़ है कि उस वाटर अकॉर्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद कर दें। ये बात अब सब मानते हैं कि पूरे मुल्क में पानी की किल्लत है। अब वो पानी की किल्लत का भी तस्करा वाटर अकॉर्ड में है कि अगर किल्लत होगी तो सूबों में किस तरह तकसीम होगी, उसके मुताबिक कर दे। सिंध के लोगों को फिर भी तकलीफ होगी, जाहिर है, जितनी शॉर्टेज जिसको हम भी फेस करेंगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब इरसा उस वाटर अकॉर्ड को वायलेट करता है और जो तकसीम है किल्लत की, अगर पानी कम हो तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा सूबों में, उसको वायलेट करता है। तो ये इरसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस वाटर अकॉर्ड के ऊपर जिस तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो पूरी कराए। अच्छा शजील मेमन साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सिंध का पानी चोरी हो रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान कह रहा है कि सिंध हमारा पानी चोरी कर रहा है, जबकि इस टाइम चेयरमैन इरसा भी सिंध से है, वफाकी वजीर आबी वसाइल भी सिंध से है। तो फिर कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कि तमाम जो सिंध की इंतजाम होने के बावजूद आपका पानी चोरी कर रहे हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान को पानी नहीं मिल रहा, इसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। हमारी आवाज़ है कि चारों सूबे जो हैं वो हमारे लिए एक ही जैसी चीज़ है। हमारी नज़र में, सबकी नज़र में एक ही है। हर सूबे का जो भी हिस्से का पानी उसको मिलना चाहिए, जो भी हमारे चारों सूबे हैं। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह पे होती है कि 91 के अकॉर्ड को मनोवन अमल करे उस पर और उसको इम्प्लीमेंट करे। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। थैंक यू। थैंक यू। कार्ड की
आ जाओ सवाल कर लो। हाँ आ जाओ सवाल कर लो मैं बैठा।